हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बैलेंस ऑफ पावर। एंड हम इस सेशन में करेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। नेचर को हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है इंटरनेशनल रिलेशन में, ये पावर मैनेजमेंट है, इसके अंडर आता है। पावर मैनेजमेंट क्या है? जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं ये क्या है? स्ट्रगल फॉर पावर। मीन हर एक कंट्री ये ही चाहती है कि इंटरनेशनल लेवल पर मुझको मैक्सिमम पावर्स मिल सके। अगर उसकी पावर्स अनलिमिटेड हो जाएंगी, अगर उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वॉर हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे हम कहते थे मिडल एज में वॉर होती हैं। आफ्टर दैट जब तक सॉवरेन स्टेट्स हैं, सॉवरेन स्टेट के ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला इंडिपेंडेंट यूनियन नहीं बन जाती, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वॉर हुई हैं। तो यूरोपियन यूनियन में इतनी ज़्यादा वॉर थी कि आफ्टर यूरोपियन यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट के बाद ही ये वॉर्स कंट्रोल में आई है। तो इटली है, जर्मनी है, ये एक ही कंट्री थे, लेकिन ये डिफरेंट नेशंस में डिवाइड थे। तो इस तरह इंटरनेशनल रिलेशन में हर एक कंट्री को पावर चाहिए। तो पावर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो पावर अगर अनकंट्रोल्ड होगी, उसको मुश्किल हो जाएगी, वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए पावर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर मैनेजमेंट क्या है? तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये क्या है? स्ट्रगल फॉर पावर। तो पावर को मैनेज करना, पावर मैनेजमेंट कैप्ट दिस स्ट्रगल इनटू कंट्रोल। मीनिंग नेशंस के ऊपर कंट्रोल लगाना ही पावर मैनेजमेंट कहलाता है, ताकि एक नेशन है इतना पावरफुल ना बन जाए कि अदर कंट्रीज हैं उनको अपने ऑर्डर देना स्टार्ट कर दे। मीन जो अदर नेशंस हैं उनकी सॉवरेंटी के लिए थ्रेट ना बन जाए। इसीलिए पावर मैनेजमेंट है वो कंट्रोल करती है नेशंस के ऊपर। तो इसकी 3 डिवाइसेस हैं जिससे पावर मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो जो सबसे ट्रेडिशनल डिवाइस हैं वो है बैलेंस ऑफ पावर, देन कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड थर्ड वन इज़ वर्ल्ड गवर्नमेंट। जैसे इंटरनेशनल गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होगी, इस तरह वर्ल्ड गवर्नमेंट है। ये 3 डिवाइसेस हैं जिससे बैलेंस को मैनेज किया जाता है, जिससे पावर को मैनेज किया जाता है, जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वॉर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर का मीनिंग क्या है? बैलेंस ऑफ पावर, तो बैलेंस ऑफ पावर को हम कैसे मैसेज करते हैं? बैलेंस हम एक एनालॉजी, जो पेयर ऑफ स्केल, मीनिंग जो तराजू है, हम तराजू के साथ मैनेज करें। जैसे एक तराजू होता है, तराजू के डबल साइड में क्या होता है? वेट होता है। अगर दोनों साइड इक्वल वेट होगा तो क्या होगा? बैलेंस होगा। अगर किसी साइड वेट ज़्यादा होगा और किसी साइड कम होगा, फिर क्या हो जाएगा? जो हमारा तराजू है टिल्ट हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? अनबैलेंस क्रिएट हो गया। तो बैलेंस ऑफ पावर इसी एनालॉजी से हम लेते हैं, जिसमें क्या कहते हैं कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं, क्योंकि इक्वल पावर कंट्री है, उनके बीच ही बैलेंस को क्रिएट करना बैलेंस ऑफ पावर कहलाता है। तो बैलेंस ऑफ पावर क्या है? जो पावर को मैनेज करना है, पावर मैनेजमेंट की मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है। लेकिन ये आज के टाइम के मॉडर्न डिवाइस नहीं है। ये कब तक सबसे पॉपुलर डिवाइस थी? टिल हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, मीन्स 1914 तक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस रहती है। लेकिन जब 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, उसके बाद चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। तो ये सबसे ट्रेडिशनल। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, मॉडर्न पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट बैलेंस ऑफ पावर एक अच्छी डिवाइस थी जिसने जो वॉर है वॉर को कंट्रोल किया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिवाइस है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी। मीनिंग अगर हम चाहते हैं
वॉर को अवॉइड करना, इंटरनेशनल लेवल में पीस क्रिएट करना, तो बैलेंस ऑफ पावर की ज़रूरत है। जो पावरफुल कंट्रीज हैं इनमें बैलेंस को बनाकर रखा जाए। तो बैलेंस ऑफ पावर आज के टाइम में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज भी जितने भी स्टेट्समैन हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए बैलेंस ऑफ पावर एक बेस्ट गाइड होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी फॉरेन पॉलिसी हैं उसको डिटर्मिन करते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करते हैं। तो इट इज़ द बेस्ट गाइड ऑफ स्टेट्समैन फॉर सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि हर एक कंट्री का एक ही प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि मुझको अपने नेशनल इंटरेस्ट है इसको सिक्योर करना है। अगर मैं किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही हूँ, कोई रिलेशन डेवलप कर रही हूँ, वॉर कर रही हूँ या वॉर को अवॉइड कर रही हूँ, मेरा एक ही पर्पज़ है नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें हम वॉर में इन्वॉल्व हुए बिना ही अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर पा रहे हैं। इसलिए बैलेंस ऑफ पावर क्या करती है, वॉर को अवॉइड करती है, इंटरनेशनल लेवल पर पीस को क्रिएट करती है, हार्मनी क्रिएट करती है, जिससे बैलेंस क्रिएट होता है। सो इट क्रिएट्स बैलेंस अमंग इक्वली पावरफुल नेशन। तो ये क्या कह रहे हैं, जो इक्वली पावरफुल नेशंस हैं इनमें बैलेंस क्रिएट करना। जैसे तराजू की डबल साइड हैं, दोनों साइड में इक्वल वेट होगा तो बैलेंस होगा। अगर बैलेंस कम या ज़्यादा हो गया वेट तो बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा। उसी तरह जितनी भी नेशन कंट्रीज हैं, इन नेशन जो पावरफुल हैं उनमें बैलेंस को क्रिएट करना। अगर इक्वली पावरफुल कंट्रीज नहीं होंगी इंटरनेशनल रिलेशन में तो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि पता है जो एक कंट्री पावरफुल है सभी उसके अंडर होंगे, वो ही सबको कंट्रोल करेगी। अगर उसके इक्वली कोई इक्वल पावरफुल कंट्री है तभी तो बैलेंस ऑफ पावर होगा। तो इसीलिए ये बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट करती है। तो बैलेंस ऑफ पावर इट इस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल ऑर्डर इन विच नो सिंगल नेशन और ग्रुप ऑफ नेशंस, या फिर कोई एसोसिएशन बना लेते हैं एक सिंगल नेशन, जै उसके एसोसिएशन कैन बिकम द कॉज ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर अदर्स। तो मीनिंग कोई एक कंट्री या ग्रुप इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी अदर कंट्री के लिए इनसिक्योरिटी का कॉज नहीं बन सकती, उसको थ्रेट नहीं दे सकती है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर है जिसमें हार्मनी को क्रिएट किया जाता है, जो सपोर्ट करती है कि हम इक्वालिटी को क्रिएट करेंगे, पावरफुल नेशंस हैं इनको वॉर में इन्वॉल्व होने से बचाएंगे। तो ये बैलेंस ऑफ पावर है। बैलेंस ऑफ पावर को हमने डिफरेंट वे से डिफाइन किया, इसीलिए तो ये कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग बैलेंस ऑफ पावर। मीनिंग बैलेंस ऑफ पावर के इतने ज़्यादा मीनिंग बन जाते हैं कि इसको डिफाइन करना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए इनस क्लॉड जूनियर वो क्या कहते हैं, द प्रॉब्लम विद बैलेंस ऑफ पावर इज नॉट दैट इट हैज़ नो मीनिंग। ये नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, बट दैट इट हैज़ टू मीनिंग, इसके बहुत ज़्यादा मीनिंग्स हैं। जैसे हमने अभी क्या कहा, जो बैलेंस ऑफ पावर है स्टेट्समैन के लिए एक बेस्ट गाइड है, जे भी एक मीनिंग है। देन जे नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने का एक मीन है, जे भी बैलेंस ऑफ पावर का मीनिंग है। इसका थर्ड मीनिंग क्या बनता है, इसमें वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना है, जे भी एक मीनिंग बन गया। तो फोर्थ बन गया क्रिएट बैलेंस अमंग इक्वली पावरफुल नेशन, जे भी इसका मीनिंग है। इंटरनेशनल पीस और हार्मनी क्रिएट करना, जे भी इसका मीनिंग बन गया। एंड इसमें किसी भी अदर कंट्री के लिए कोई थ्रेट ना हो, इनसिक्योरिटी क्रिएट ना हो, जे भी मीनिंग हो गया। तो जो हमने बैलेंस ऑफ पावर किया हमने इसके 6 मीनिंग्स कर लिए। तो इसीलिए तो जो इनस प्लॉट है वो यही कह रहे हैं बैलेंस ऑफ पावर में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसके बहुत ज़्यादा मीनिंग है। आप अपने वे से इंटरनेशनल रिलेशन को, पॉलिटिक्स को जितना ज़्यादा समझोगे उतनी ही ज़्यादा इसके मीनिंग्स हैं वो डिफाइन कर पाओगे। तो इसकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम बैलेंस ऑफ पावर को डिफाइन कर पाते हैं डिफरेंट वे से। तो इसकी एक डेफिनेशन क्या है, वैसे तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनमें से एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सिडनी बी फेयर। वो क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पावर इज सच अ जस्ट इक्विलिब्रियम
ये क्या है? जस्ट अ इक्विलिब्रियम इन पावर अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ नेशन। मीनिंग इंटरनेशनल रिलेशन में जितने भी नेशंस हैं जब आपस में मिले हुए हैं, जैसे आज के टाइम में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 200 से भी ज़्यादा नेशंस हैं, उन नेशंस के बिटवीन क्या कर रहा है? इक्विलिब्रियम को क्रिएट कर रहा है, एज इट विल प्रिवेंट एनी वन ऑफ देम फ्रॉम बिकमिंग सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू इन्फोर्स इट्स विल अपॉन द अदर्स। मीनिंग कि एक नेशन पावरफुल नहीं बनना चाहिए, यूएसए अकेला पावरफुल नहीं है। आज के टाइम में हम यूनिपोलर बाईपोलर की बात नहीं करते, मल्टीपोलर की बात करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे पहले यूनिपोलर था, उसके बाद यूएसए यूनिपोलर का सेंटर था, एक ही सेंटर था, उसके बाद अब मल्टीपोलर हो गया जिसमें 6 मेजर कंट्रीज है, इनको इंक्लूड किया जाता है। तो ये क्या हो गया? मल्टीपोलर का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह एक कंट्री को पावरफुल नहीं बनने देना। अगर एक कंट्री पावरफुल बन गई तो वो अदर नेशन है जो छोटे छोटे नेशंस है इस पर अपना विल है वो इन्फोर्स करेगी, जो इसकी पॉलिसीज हैं वो उनको भी और वो ही पॉलिसी अडॉप्ट करने की कहेगी। लेकिन हर एक कंट्री सॉवरेन है, चाहे कोई छोटी है चाहे बड़ी है, तो हर एक की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये बन गया मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। अब हम इसके मीनिंग की बात करते हैं, इसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। फर्स्ट वन इज सम सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन पावर रिलेशन। पावर रिलेशन में इक्विलिब्रियम को क्रिएट करना ही क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पावर। जैसे हमने डेफिनेशन में किया है, सिडनी जी ही कह रहे हैं इक्विलिब्रियम क्रिएट करना अमंग द नेशंस। तो उसी तरह जो पावर रिलेशंस हैं इसमें क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम को क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम बैलेंस ऑफ पावर कह रहे हैं। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि इक्विलिब्रियम हमेशा ही रहेगा। जो इक्विलिब्रियम है ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। इसलिए इक्विलिब्रियम के साथ साथ डिसइक्विलिब्रियम भी क्रिएट हो जाता है। जब कोई कंट्री है वो बैलेंस को लॉस्ट कर देती है तो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। नंबर 2, टेम्परेरी एंड अनस्टेबल। ये क्या है? जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो इक्विलिब्रियम है, ये परमानेंट नहीं है, ये अनस्टेबल है, टेम्परेरी है। टाइम चेंज हो गया, सिचुएशन चेंज होगी, उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे टाइम के चेंज होने के बाद आज के टाइम में मॉडर्न इरा में इसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी। इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर टेम्परेरी एंड अनस्टेबल कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट पीरियड के लिए तो बैलेंस ऑफ पावर को अचीव किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आप इसको अचीव नहीं कर सकते हो। नंबर 3, एक्चुअली अचीव बाय द स्टेट्स। जो बैलेंस ऑफ पावर है जिस स्टेट्स के द्वारा अचीव किया जाता है, ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं है जो बैलेंस क्रिएट करेगी। इसके लिए स्टेट को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर उसको लगता है बैलेंस है वो टिल्ट हो गया तो टिल्ट टाइम पे स्टेट्स खुद एक्चुअली इंटरफेरेंस करती है, जिसमें दोबारा से बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए कहते हैं जे मैन के एफर्ट्स के थ्रू ही अचीव किया जा सकता है। जब तक हम एफर्ट्स करेंगे तब तक तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। जब हम एफर्ट्स करना छोड़ देंगे तो बैलेंस अनबैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 4, सपोर्टर्स ऑफ स्टेटस क्यू। जो पॉलिटिकल अफेयर्स चल रहे हैं इनको सपोर्ट करता है। बैलेंस ऑफ पावर उनको फेवर करता है जिसको इसके एडवांटेज हैं। अगर मुझको बैलेंस ऑफ पावर से एडवांटेज है मैं फेवर करूंगी, अगर मुझको एडवांटेज नहीं है तो मैं इसको फेवर नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी? इसको अपोज करूंगी। तो एक सपोर्टर्स ऑफ स्टेटस क्यू, तो जो सपोर्ट करते हैं, जिनको सही लगता है वो सपोर्ट करते हैं, जिनको नहीं लगता वो इसको अपोज भी करते हैं। नेक्स्ट इज द टेस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इज वॉर। अगर आप बैलेंस ऑफ पावर को टेस्ट करना चाहते हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वॉर होगा। अगर आप बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट नहीं कर पाओगे तो इमीडिएटली वॉर है वो स्टार्ट हो जाएगी। वॉर क्या है? इसका टेस्ट है। इसीलिए जब भी इंटरनेशनल रिलेशन में बैलेंस टिल्ट होती है, टिल्ट होने से क्या हो जाएगा? एक कंट्री ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और जो अदर कंट्रीज हैं जिसकी पावर है वो क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसमें वॉर ही क्रिएट होगी। सो अगर आप बैलेंस ऑफ पावर को टेस्ट करना चाहते हो तो इसका रिजल्ट कोई हार्मनी क्रिएट नहीं होगा, इसका रिजल्ट वॉर ही क्रिएट होगी। नंबर 6, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। इसकी सब्जेक्टिव अप्रोच भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। सब्जेक्टिव किसी नेशन के एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर मुझको लगता है कि जो चीज बैलेंस ऑफ पावर है, अगर मैं बैलेंस को क्रिएट करता हूँ तो इससे मुझको बेनिफिट्स हो रही हैं तो मैं इसको अचीव करने की कोशिश करती हैं। अगर मुझको लगता है इससे मुझको कोई बेनिफिट नहीं है तो मैं इसको अचीव नहीं करती। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जे नेशन की विल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जो अप्रोच है सब्जेक्टिव भी है, नेशन टू नेशन वेरी भी करती है, एंड ऑब्जेक्टिव भी है, जिससे हम बैलेंस क्रिएट करने के लिए, इंटरनेशनल पीस क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स भी करते हैं। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्टिंग एम नॉट अ डिवाइस ऑफ पीस। जो बैलेंस ऑफ पावर है इसका एक पर्पस है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हार्मनी क्रिएट करना, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, इसके जो एम्स हैं वो कन्फ्लिक्टिंग हैं। एक तरफ तो आप हार्मनी पीस को क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन एक तरफ सेकंड टाइम पर अगर मुझको लगता है कि मुझको इंटरनेशनल लेवल पे वॉर करनी चाहिए तो वॉर भी हो जाएगी। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक टाइम पर जब आपकी नीड्स हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है तो आपका पर्पस भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह बैलेंस ऑफ पावर का एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता कि पीस को क्रिएट करना। अगर हम आज के टाइम में रशिया और यूक्रेन की एग्जाम्पल लेते हैं, रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के साथ वॉर स्टार्ट कर दी। अब यूक्रेन है, यूक्रेन को क्या करना चाहिए, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो वो वॉर को क्रिएट नहीं करना चाहेगा। लेकिन अब उसके पास सिचुएशन क्या है, वॉर ही उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बन गया, जिससे अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जो हम कहते थे वॉर का पर्पस क्या होता है, हार्मनी क्रिएट करना, लेकिन अब बहुत ज़रूरी बन चुकी है कि वॉर करनी ही पड़ेगी। तो इसके एम्स क्या हैं, कन्फ्लिक्टिंग है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि पीस ही क्रिएट होगी, कभी कभी पीस को क्रिएट करने के लिए वॉर भी करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट इज बिग पावर्स आर एक्टर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। जो बैलेंस ऑफ पावर में बड़े एक्टर हैं वो क्या हैं, बिग पावर्स हैं। वो क्या करते हैं, ना ही वो पीस क्रिएट करने में इंटरेस्टेड होते हैं, ना ही स्टेबलाइजेशन क्रिएट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो इंटरेस्टेड किस में होते हैं, अपने आप को सुपर पावर शो करने में, सुपरमेसी को अचीव करने में। तो जो छोटी कंट्रीज हैं वो एक तरह गेम का पार्ट होती हैं, जो बैठकर देखती हैं कि क्या चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। लेकिन जो सुपर पावर्स होती हैं, बिग पावर्स होती हैं, वो ही क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट्स एज एन एसेंशियल कंडीशन। इसकी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर इसमें एक या दो स्टेट इन्वॉल्व होगी तो इससे बैलेंस ऑफ पावर नहीं क्रिएट हो पाएगा। जो बिग पावर्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं इसको अपने ग्रुप में इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो हर एक कंट्री जीत जाती है जब इसमें वोटिंग हो, वोटिंग के टाइम जो छोटी छोटी नेशन है इनके साथ हो, उनकी वोट से वो जीत भी सकती हैं। तो इस तरह बड़ी नेशंस प्ले करती हैं एंड छोटी छोटी कंट्रीज को अपने में इंक्लूड करने की कोशिश करती हैं। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। हमारा एक ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल रिलेशन में, मेरे अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इंटरनेशनल लेवल पर पीस क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही, जी मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा घर, आफ्टर दैट इंटरनेशनल रिलेशन। तो हर एक कंट्री नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करती है। अगर हम अपनी बात करें, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट थे वो क्या थे, हमारे इंटरेस्ट थे जब यूक्रेन एंड रशिया में वॉर हो रही थी, रशिया को बायकॉट करना हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट था, इसीलिए हमने उसका बायकॉट नहीं किया, बल्कि जो पेट्रोलियम है हमने इसको इम्पोर्ट कराया। नेक्स्ट इज नीड ऑफ बैलेंसर।
तो जो बैलेंसर है इसकी ज़रूरत होती है। जैसे आज के टाइम में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो बैलेंसर का काम कर रहा है। वो क्या करता है, सभी नेशन में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज गोल्डन एज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। जब बैलेंस ऑफ पावर की गोल्डन एज है वो कौन सी थी, जब ये सबसे पीक पे था 1815 से लेकर 1914 तक। उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंज होती हैं। 1945 के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके बाद बैलेंस ऑफ पावर है जिसकी इंपॉर्टेंस रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क ऑन द वायबिलिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। इसकी वायबिलिटी पर आज के टाइम क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अब एक सेंचुरी पहले जो सिचुएशन थी अब नहीं है। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, न्यूक्लियर टाइम है, आर्मामेंट की रेस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, अब कॉलोनाइजेशन है वो भी नहीं रहा, सिचुएशन चेंज होगी तो इसकी वायबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। एंड लास्ट वन इज इम्पॉसिबल टू मेजर पावर। आप पावर को मेजर कैसे करोगे, जिसमें बैलेंस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। जी एक तराजू के एग्जांपल लेते हैं जिसमें कहते हैं इक्वल वेट होना चाहिए तो बैलेंस होगा, लेकिन आप पावर को मेजर कैसे करोगे, इसको क्या केजी में आप मेजर कर लोगे, नो। बैलेंस है, जो एक कंट्री आपको छोटी कंट्री दिखती है वो भी पावरफुल हो सकती है, जो इंटेलेक्चुअल है ये भी पावर है। जैसे हमारी एक एग्जाम्पल है बुद्धि बड़ी जाए भैंस, तो मीनिंग क्या है, आपकी बुद्धि और भैंस इनमें से भी पावरफुल बुद्धि हो सकती है। तो बैलेंस ऑफ पावर को मेजर कैसे करोगे, जो आपकी पावर है तो इसको मेजर करना ही बहुत मुश्किल है, जिसको आप इक्वालिटी क्रिएट करने की बात कर रहे हो। तो इस तरह आज हमने सेशन में मीनिंग है एंड इसकी फीचर्स की। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्टेड कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।